हेलो गाइस, आज हम लिख रहे हैं ट्रांसफार्मर थ्योरी लेसन का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट आ चुका हमारा, इसमें आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें, तो उसी के कारण अब हम लिख रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में कहाँ से कार्य करेंगे आज? ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण। जो ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण होता है वो किन किन कारणों पर निर्भर करता है, किस चीज़ के ऊपर कार्य करता है, किसके ऊपर नहीं करता। ये आपने तो पढ़ लिया होगा कि ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सह प्रेरण, अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है, ये भी पढ़ लिया। ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो अब चलते हैं हम ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण होता है वो क्या होता है, यानी कि किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल कहलाता है। और ये निम्न 3 कारकों पर निर्भर करता है। जो ट्रांसफार्मर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो कितने कारकों पर निर्भर करेगा? 3 कारकों पर। जो ट्रांसफार्मर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो 3 कारकों पर निर्भर करेगा। पहला होता है फाई एम, दूसरा फ्रीक्वेंसी, और तीसरा जो उसकी लपेट की संख्या एन। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण होता है वो कितने कारकों पर निर्भर करेगा? 3 कारकों पर। कौन कौन सा? पहला कौन सा हो गया? हमारे पास फाई एम एफ एन, तो 3 कारकों पर निर्भर करेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि इसका विद्युत वाहक बल समीकरण क्या होता है। तो हमें पता है E बराबर होता है, इसमें E क्या होता है? विद्युत वाहक बल E बराबर फाई एम एफ एन। ठीक है, तो जो ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ये वाला, ये कौन सा होगा? E एवरेज। तो हम लिख सकते हैं E बराबर या E समानुपाती E ए वी जी, E एवरेज। और ठीक है, ये हो गया। तो अब E एवरेज बराबर किसके बराबर? हम लिख सकते हैं E एवरेज यानी कि E ए वी जी बराबर हम लिख सकते हैं फाई एम एफ एन। ये हो गया हमारे पास, ये लिख सकते हैं इसके बराबर। ठीक है, हमने लिख दिया। अब चलेंगे नेक्स्ट, इसकी विद्युत वाहक बल क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो चीज़ कन्फर्म हो गई। जो ट्रांसफार्मर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है उनसे उत्पन्न विद्युत वाहक बल वे कितने कारकों पर निर्भर करता है? 3 कारकों पर। पहला कौन सा हो गया? फाई एम, दूसरा एफ, तीसरा एन। फाई एम क्या होता है? अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। एफ क्या होता है? फ्रिक्वेंसी। और एन क्या होता है? वाइंडिंग में लपेट की संख्या। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि आगे क्या आता है क्या नहीं आता। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कोई साइकिल होती है। क्या होती है? साइकिल। ये साइकिल, ठीक है, तो ये 4 बार अधिकतम और शून्य के बीच परिवर्तन होती है। कितनी बार? 4 बार अधिकतम व शून्य। कहने का मतलब 2 बार अधिकतम, 2 बार अधिकतम और 2 बार शून्य। ठीक है, अब 2 बार शून्य कहाँ पर होगी? जो शून्य से स्टार्ट होती है उसको तो लेते नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हुई। अधिकतम देखते हैं तो पहला अधिकतम ये हो गया इसका। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा अधिकतम ये हो गया। तो 2 बार तो अधिकतम हो गई हमारे पास। कितने बार हो गई? 2 बार अधिकतम हो गई। अब शून्य पर कब होगी? एक तो ये यहाँ पर शून्य पर होगी। ठीक है,
कलर चेंज करते हैं, इससे समझ में नहीं आएगा। एक बार तो यहाँ पर शून्य होती है यहाँ पर, और एक यहाँ पर होती है, तो ये 0 ये 0 2 बार, और अधिकतम, तो ये अधिकतम हो गई, एक मान सकते हो, एक मान सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 2 बार अधिकतम और 2 बार शून्य के बीच परिवर्तन हो गया हमारे पास, ठीक है। तो कितनी बार हो गई, 4 बार हो गई, ठीक है। अब इसमें एक और होता है निकालने का सूत्र है, जो आपके यहाँ से 0 से चली, यहाँ पर कितना है, 90, ये 90 है, ये 4 डिवाइड में बांट लिया। अब इसका तो मान होगा, क्या होगा, π/2, ठीक है। इसका मान होगा ओनली पाई होगा, इसका मान क्या होगा, पाई होगा। अब इसका मान होगा, इसका हो जाएगा π/2 इंटू 3, और जो यहाँ पर है इसका मान हो जाएगा π/2 इंटू 4। अब आपको पता होना चाहिए, जो पाई की वैल्यू लेते हैं, किसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू ली, तो पाई की वैल्यू कितनी लेते हैं, पाई बराबर 180। जब आप डिग्री में लेके चलते हो तो डिग्री में इसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री। अगर आप ऐसे लेके चलते हो न्यूमेरिकल में, जैसे मैथ में, साइंस में, किसी में, तो वहाँ पर पाई का मान 22/7 आएगा। लेकिन जब भी आप डिग्री में लेके चलोगे, तो डिग्री में लेके चलोगे तो कितना आ जाएगा, 180। पाई का मान कितना है, 180। तो 180 180/2 भाग दो, कितना, ये एक बार, ये 90, तो ये कितनी डिग्री है, 90 डिग्री हो गया। इसीलिए इसको कितने लिखते हैं, 90 डिग्री पर अधिकतम विद्युत आघूर्ण पैदा होता है, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद सेकंड चलते हैं, π/2, पाई ओनली, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180। तो जो आपका ये मान है, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ये होता है। इसकी वैल्यू कितनी, पाई की 180/2 इंटू 3, 9 दूनी 90, 9 3 27, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 270 डिग्री आती है आपके पास। तो हो गई 270 डिग्री। 180 में भाग दो 2 का, 90 आ गया, 180/2 इंटू 4, 90 इंटू 4, तो 90 इंटू 4 किया हमने, 90 इंटू 4, 9 चौक 36, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है मेरे साथ, 360। कितनी आती है, 360 आती है, कितनी आती है, 360 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। इसीलिए अब इसकी वैल्यू क्या ऐसे लिखते हैं, तो इनकी वैल्यू लिखते हैं, जैसे ये हो गया, इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री, इसकी होती है 180, 270, और इसकी लिखते हैं 360, ठीक है। कन्फर्म। चले आगे चलते हैं। तो अब आपको पता है, जो ट्रांसफर का विद्युत वाहक बल होता है, वो 4 बार अधिकतम व शून्य के बीच परिवर्तन होता है। किसके बीच, शून्य के। तो हमारा विद्युत वाहक बल समीकरण क्या था, E बराबर φm/F(n), ये था हमारे पास, ठीक है। अब हमने E बराबर 4 बार अधिकतम और न्यूनतम के बीच परिवर्तन होता है, तो इंटू 4 से किया, तो हमारे पास E बराबर क्या आ गया, 4 फाई, ठीक है। ये 4 90 में समझ लेना क्या है, 4 φm/F(n), ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद चलते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है, लिख लिया। अब आगे चलते हैं। अब आपके पास जो ई एवरेज होता है, कौन सा, ई समानुपाती, ई ए वी जी,
इसके बराबर क्या होता है, ई ए वी जी के बराबर फाई एम एफ एन होता है, ठीक है। तो अब इसकी जगह हम ई एवरेज रख ले या ये वैल्यू रख लो, एक ही चीज़ है, तो हमने रखा ई बराबर 4 फाई एम एफ एन, ठीक है, रख लिया, ठीक है, इनटू फॉर्म फैक्टर रख लिया, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है। मान क्या होता है, फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11, कितना होता है 1.11। जो फॉर्म फैक्टर, अब इस फॉर्म फैक्टर की जगह इसका मान रखो और ज्ञात करो। तो हमने क्या रखा, ई 4 फाई एम एफ एन इंटू 1.11 रखा, इंटू किया, तो ई बराबर हमें प्राप्त हुआ 4.44 फाई एम एफ एन, ये प्राप्त हुआ हमें, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, जो ये प्राप्त हुआ ये हमारा हो गया विद्युत वाहक बल का समीकरण। तो आपको पूछ ले ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण होता है 4.44 फाई एफ एन, कितना होता है 4.44 फाई एफ एन, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके बारे में क्या है क्या नहीं है, ठीक है, तो चलते हैं। ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण, ठीक है, क्या है ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण। तो पहला पॉइंट क्या है, ट्रांसफार्मर या परिणामित्र, जो ट्रांसफार्मर होता है परिणामित्र, इसको क्या बोलते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है, को प्रत्येक परिणामित्र को में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो परिणामित्र की प्रत्येक वाइंडिंग किस पर, प्रत्येक वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, ये हो गया वाइंडिंग आएगी यहाँ पर, ठीक है। परिणामित्र कोर में उत्पन्न हुआ अधिकतम फ्लक्स, जो आपके पास फाई था, फाई एम, ये क्या था, परिणामित्र की कोर में, जो कोर होती है सिलिकॉन इस्पात की बनी होती है, जो वो कोर थी वो किसकी, उसमें उत्पन्न हुआ अधिकतम फ्लक्स आ गया। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, जो एफ आती है, फ्रीक्वेंसी जो फ्लक्स होता है आपका, ये किस में आता है वेबर में, किस में WB वेबर में। फ्रीक्वेंसी आती है हर्ट्ज या साइकिल प्रति सेकंड में, ठीक है। वाइंडिंगों की लपेट की संख्या क्या होती है, वाइंडिंगों की लपेट की संख्या, ठीक है। जो परिणामित्र की या ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल कितने कारकों पर निर्भर करता है, 3 कारकों पर। वो 3 कारक कौन कौन से हैं, पहला हो गया हमारे पास, पहला कौन सा हो गया, ट्रांसफार्मर कोर में उत्पन्न अधिकतम फ्लक्स फाई एम, ठीक है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी और वाइंडिंग की लपेट संख्या, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो, समीकरण बन गया आपके पास ई बराबर फाई एम एफ एन, ठीक है। अभी बताया था मैंने, प्रत्येक साइकिल में चुंबकीय के फ्लक्स 0 एवं अधिकतम मान के बीच परिवर्तन होता है, कितनी बार, 4 बार। यहाँ पर कितना लिखना, 4 बार, ठीक है। कितनी बार, फ्लक्स 4 बार, ये बार लिखा हुआ वहाँ पर क्या आएगा, 4 बार 0 एवं अधिकतम के बीच परिवर्तन होता है, बताया था मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 4 बार परिवर्तन हुआ तो हमने क्या रखा, ई बराबर 4 फाई एफ एन लिख दिया, ठीक है। हम जानते हैं कि ई आर एम एस बराबर जो ये वैल्यू होती है, जो ये इतनी वैल्यू होती है, ये किसके बराबर होती है, ई ए वी जी, ई एवरेज के बराबर, ठीक है। ई एवरेज के बराबर होती है, तो हमने ई एवरेज रख लिया, इसकी वैल्यू ई एवरेज रखी, तो हमारे पास आ गया ई आर एम एस बराबर ई एवरेज इंटू फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर का मान आपको पता होना चाहिए, कितना होता है 1.11, कितना होता है 1.11, ठीक है, 1.11, ठीक है। तो हमने रखा ई एवरेज इंटू, या ई औसत मान, एवरेज का मतलब होता है औसत, ठीक है, उस विद्युत वाहक, ई औसत इंटू 1.11 नोट, ई एवरेज बराबर क्या होता है
5FN। तो अब हमने क्या रखा, इसकी जगह ये वैल्यू रख ली 5FN। ठीक है, चलो तो रखने पर हमारे पास कौन सा विद्युत आवेश पैदा हो गया, कौन सा समीकरण पैदा हो गया, ये हो गया E बराबर 4.44 5FN। तो ट्रांसफार्मर का ये पूछ ले, मुख्य ट्रांसफार्मर का विद्युत आवेश समीकरण होता है, ये होता है मेन ट्रांसफार्मर का। ठीक है, अब आपको पूछ ले प्राथमिक वाइंडिंग का फ्लक्स दे दे, फ्रिक्वेंसी दे दे, लपेट संख्या दे दे, तो EMF पूछ ले, तो इसी समीकरण में आपको क्या लगाना है, P जो विद्युत वाहक पैदा होगा, प्राइमरी का पूछ रहा है तो EP कर दो, और जो टर्न की संख्या है वो NP कर दो, सेकेंडरी में पूछे तो ES कर दो और NS कर दो। ठीक है, तो प्राइमरी में उत्पन्न हुआ विद्युत वाहक कैसे ज्ञात करोगे, किस वाइंडिंग के द्वारा ये ज्ञात करोगे, ये हो गया प्राथमिक वाइंडिंग है, जिसको ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक समीकरण याद हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक समीकरण वो प्राइमरी और सेकेंडरी की वोल्टेज ज्ञात कर सकता है। ठीक है, तो EP बराबर 4.44 5FN NP, क्या हो गया, EP बराबर 4.44 5FN। ठीक है, सेकेंडरी का चलो, सेकेंडरी का ES बराबर 4.44 5FNS। ठीक है, सेकेंडरी अगर यहाँ पर प्राइमरी का पूछता तो हमने क्या कर देते EP NP, लेकिन पूछा क्या है सेकेंडरी की, तो ES NS। ठीक है, बाकी वही चीज़ है। अब चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होता है सेकेंडरी वाइंडिंग की लपेट संख्या और प्राइमरी वाइंडिंग की लपेट संख्या का अनुपात, क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, जिसको बोलते हो आप NS/NP। ठीक है, NS/NP का अनुपात क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं ये भी पता होना चाहिए। इसका प्रतीक क्या होता है, K। क्या होता है, K। इसका कोई मात्रक नहीं होता। मात्रक क्यों नहीं होता, क्योंकि ये दो राशियों का अनुपात होता है। जब इसकी राशि समान होगी, इसकी राशि समान होगी, तो आपस में इसकी राशि क्या होती है, कट जाएगी। क्या हो जाती है, कट जाती है। जब दो मात्रक समान होते हैं और वो भाग में होते हैं तो कट जाते हैं। जैसे आप लेते हो मीटर अपॉन मीटर, तो मीटर से मीटर काटते हो तो मात्रक क्या बचेगा, 0 बचेगा ना, यानी कुछ ही नहीं बचेगा मात्रक। तो इस यहाँ पर भी कुछ ही नहीं बचता। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर रेशो होता है उसका प्रतीक तो क्या होता है, K। ठीक है, और मात्रक नहीं होता। तो इसका सूत्र क्या हो गया, K बराबर NS/NP। या पूछ ले ट्रांसफार्मर रेशो क्या होता है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की लपेट संख्या तथा प्राइमरी वाइंडिंग की लपेट संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को K के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हम जानते हैं कि परिणामित्र में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान लपेटों की संख्या के समानुपाती होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए, जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग होती है या परिणामित्र होता है, उसमें जितनी ज़्यादा लपेट की संख्या होगी उतना ज़्यादा विद्युत वाहक बल पैदा होगा। तो जिस वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल अधिक हो, किस में पैदा होगा, जिसमें लपेट की संख्या ज़्यादा होगी। कहने का मतलब हो गया K बराबर NS/NP तो था ही हमारे पास, लेकिन अब विद्युत वाहक बल किस में अधिक पैदा होगा, जिसमें लपेट की संख्या अधिक होगी। ठीक है, तो हमने कर दिया ES/EP, ES/EP कर दिया हमने। ठीक है, आपको पता है K क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। NS/NP का अनुपात होता है बराबर। अब ये बोल रहा है, हम जानते हैं कि परिणामित्र में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान लपेटों की संख्या के समानुपाती होती है। जितनी ज़्यादा लपेट की संख्या होगी उतना ज़्यादा विद्युत वाहक बल पैदा होगा। तो ठीक है, हमने लिख दिया NS/NP बराबर ES/EP। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, परिणामित्र में धारा का मान भी परिवर्तन होता है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का समीकरण आपको पता है। परिणामित्र में, ट्रांसफार्मर में धारा का मान भी परिवर्तन होता है। जिस वाइंडिंग में, किसमें, यानी जहाँ जिस वाइंडिंग में ES से E का मान अधिक होगा, किसका, E का मान अधिक होगा, उसमें I का मान क्या होगा, कम होगा, यानी एक दूसरे के विलोमानुपात में चलेगी। तो हम क्या करेंगे, उल्टा लेंगे। इसमें जहाँ पर IS आना चाहिए वहाँ पर IP लेंगे और जहाँ पर IP आना चाहिए वहाँ पर IS लेंगे। तो इसका समीकरण देखते हैं कैसे होता है। तो इसका समीकरण होगा K बराबर NS/NP बराबर ES/EP बराबर
आई पी, अब यहाँ पर आई एस न लेके क्या लेंगे, आई पी अपॉन आई एस, ठीक है, बराबर धारा भी वही होगी जिसके अंदर विद्युत धारा ज़्यादा जाएगी, ठीक है। तो इसका जेड इम्पीडेंस ले लेते हैं, तो इसका आ जाएगा दोनों का अंडर रूट जेड एस अपॉन जेड पी। ये हो गया ट्रांसफार्मर का टोटल विद्युत वाहक बल समीकरण ज्ञात करने का, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो ज्ञात करने का, ठीक है। ये होता है कौन सा, एन एस के बराबर एन एस अपॉन एन पी बराबर ई एस अपॉन ई पी बराबर आई पी अपॉन आई एस बराबर अंडर रूट जेड एस अपॉन जेड पी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसफार्मर या परिणामित्र में शक्तियाँ। पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर में शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है। ट्रांसफार्मर में मुख्यतः 2 प्रकार की शक्तियाँ होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार। कौन कौन सी, पहली होती है विद्युत हानियाँ और दूसरी कौन सी होती है, यांत्रिक हानियाँ, ठीक है। पहली कौन सी होती है, विद्युत हानियाँ और दूसरी यांत्रिक हानियाँ। अब आपको पता है ट्रांसफार्मर में विद्युत हानियाँ तो होती ही नहीं है, तो विद्युत हानियाँ कितनी होती है, 0। क्यों, ट्रांसफार्मर में यांत्रिक हानियों का मान कितना होता है, 0। क्यों यांत्रिक हानियों का मान 0 क्यों हुआ, किस कारण हुआ कि यांत्रिक हानियों का मान 0 माना। ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग नहीं होता, घूमने वाला भाग नहीं है तो घर्षण नहीं है, घर्षण हानि भी नहीं होगी, घर्षण हानि नहीं होगी तो वायु हानि भी नहीं होगी। जब ये घूमने वाला भाग होता है तो उसमें आपके पास यांत्रिक हानियाँ होती है, लेकिन ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग होता है क्या, नहीं होता, तो इसलिए इसमें यांत्रिक हानियों की मान क्या मानते हैं, 0, ठीक है। अब है आपके पास विद्युत हानियाँ, कौन सी, विद्युत हानियाँ। तो विद्युत हानियाँ कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, पहली होती है कोर हानि, दूसरी होती है कॉपर हानि, ठीक है। जो कोर हानि होती है ये भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कौन सी, भंवर धारा, ठीक है, कौन सी, ठीक है। पहली होती है कॉपर हानि, कोर हानि, दूसरी होती है कॉपर हानि। जो कोर हानि होती है ये भी 2 प्रकार की, तो भंवर धारा हानि और सेतिले या मंदाइन सती। जो आपके पास कॉपर सती होती है, कौन सी, कॉपर सती। कॉपर सती एक वास्तविक हानि होती है जो I²R के चलती है, किसमें, I²R में, ठीक है। तो पहले देखते हैं कोर हानि क्या होती है, ठीक है। चलो, लोहा हानि, परिणामित्र के क्रोड में लोहे की पटलित पत्तियों से बनाया जाता है, इसलिए इसमें होने वाली वैद्युतिक हानियों को लोहा हानियाँ कहते हैं। जो ट्रांसफार्मर में क्रोड होती है, क्रोड में पैदा होने वाली हानियों को क्या कहते हैं, लोहा हानियाँ कहते हैं, ठीक है। लोहा हानियाँ निर्धारित लोड से पूर्ण लोड तक, कहने का मतलब नो लोड से पूर्ण लोड तक, 0 लोड से 0 से 100% लोड तक हानियों का मान क्या होता है, नियत रहता है। क्या रहता है, नियत रहता है, ठीक है, परिवर्तन नहीं होती, ठीक है। नियत ऐसा परिवर्तन नहीं होती, इसलिए इन्हें स्थिर हानियाँ या नियत हानियाँ भी कहते हैं, स्थिर हानियाँ या नियत हानियाँ भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होता है, लोहा हानियों को चुंबकीय हानियाँ, कोर हानियाँ भी कहते हैं। जो लोहा हानियाँ होती है इसमें चुंबकीय शक्तियाँ भी आती है, ठीक है, और कोर हानियाँ भी आती है। तो तीसरा पॉइंट भी हो गया हमारे पास। चौथा पॉइंट, ये हानियाँ मुख्यतः वोल्टेज और आवृत्ति पर निर्भर करती है। जो लोहा शक्तियाँ होती है वो फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज पर निर्भर करती है, ठीक है। लोहा हानियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। जो आपके पास लोहा हानियाँ होती है वो कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, क्षेत्रीय हानि जिसको बोलते हो स्टेरिस सती, एक होती है भंवर धारा सती जिसको बोलते हैं एडीकरण सती, ठीक है। तो पहली होती है क्षेत्रीय सती, परिणामित्र के लोहा क्रोड का प्रत्यावर्ती फ्लक्स के प्रभाव में बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने में वैद्युतिक शक्ति की जो खपत होती है उसे क्षेत्रीय हानि कहते हैं। जब कोई चुंबकीय पदार्थ आपके पास, इसको बार बार चुंबकित किया, फिर विचुंबकित किया, फिर चुंबकित किया, फिर विचुंबकित किया, यानी चुंबक बनाया, फिर हटाया, फिर चुंबकीय गुण बनाए, फिर हटाया, फिर बनाए, फिर हटाया, तो वो जिस शक्ति की खपत होती है चुंबकित और विचुंबकित करने में, उस शक्ति की खपत होती है वो कौन सी होती है, स्टेरिस शक्ति कहलाती है आपकी। जैसे आप बताऊँ मैं, ये स्टेरिस वक्र होता है आपके पास, ठीक है। अब आप यहाँ से गए, यहाँ से जाकर ये बनता है, ठीक है। अब इसमें आए हम,
अब इसमें जब यहाँ से यहाँ तक जिस शक्ति की खपत होती है, यानी जो बल लगाते हो, ये बल तो क्या कहलाएगा, निग्राहिता। क्या कहलाएगा, निग्राहिता, ठीक है। लेकिन जिस शक्ति की खपत होती है वो क्या कहलाएगी, आपकी भंवर धारा, या एडीकरण शक्ति या क्षेत्रीय, क्या बोल सकते हो, क्षेत्रीय शक्ति या हिस्टैरिसीस, ठीक है, हिस्टैरिसीस, ठीक है, हो गया। तो हिस्टैरिसीस को ज्ञात करने का सूत्र होता है WH, यानी प्रदर्शित किसके के द्वारा करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो दे रखा है क्षेत्रीय हानियाँ या मंदायन हानियाँ भी कहते हैं। क्षेत्रीय हानियों को हिस्टैरिस हानि, कौन सी, हिस्टैरिस हानि या मंदायन हानि भी कहते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय क्षति को WH अक्षर से व्यक्त किया जाता है, किससे, WH अक्षर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। परिणामित्र में होने वाली क्षेत्रीय क्षतियों को निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। WH हिस्टैरिस में हिस्टैरेसिस, पहले इंग्लिश में लिखोगे तो पहला वर्ड क्या आएगा, H, तो हमने पहला वर्ड हटाया, और W शक्ति आती है W में, वाट में, तो हमने रख दिया WH, ठीक है। उसके बाद ये क्या है आपके पास, N है, ये क्या है, नीटा, क्या है, नीटा BM 1.6 FV। अब इसमें 1.6 चाहिए, इसका मान क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, हिस्टैरिस गुणांक, यानी इस चुंबकीय ग्रहण करने की या चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने की क्षमता जो होती है वो फिक्स रहती है इसके अंदर। तब हम क्या लिखते हैं इसके अंदर, BM 1.6 FV। F क्या होता है, फ्रिक्वेंसी, और V क्या होती है, कोर का आयतन, ठीक, क्या होता है, कोर का आयतन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, तो अब इसमें होता है W हिस्टैरिस हानि किस में आएगी, वाट में, किस में आएगी, वाटेज में। उसके बाद N हिस्टैरिस नियतांक, नीटा, ठीक है। B अधिकतम फ्लक्स घनत्व वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में, ठीक है। फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में, V करोड़ का आयतन मीटर में, ठीक है। नेक्स्ट, हिस्टैरिस हानियों को कम करने के लिए सामान्यतः परिणामित में कोल्ड रोड ग्रेन ओरिएंटेड CRGO क्रोड प्रयोग की जाती है। ये आपके लिए मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ ले ट्रांसफार्मर में, MOST मोस्ट, ठीक है। ये पूछ ले ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिस हानि को कम करने के लिए क्या किया जाता है, इस क्रोड का प्रयोग किया जाता है। कौन सी क्रोड है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड कोर। हाँ, मानते हैं कि सिलिकॉन की मात्रा में लाई जाती है, ठीक है, लेकिन ये कोर सबसे अच्छी होती है आपके ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। सिलिकॉन की मात्रा में लाई जाती है कम करने के लिए, ठीक है, लेकिन ये क्रोड प्रयोग करने से आपकी और भी अच्छी दक्षता के साथ ट्रांसफार्मर कार्य कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्षति, भंवर धारा क्षति, इसको एडीकरण क्षति बोलते हो, ठीक है। कौन सी क्षति, एडीकरण क्षति। इसमें पहला पॉइंट है, परिणामित्र में लोह क्रोड में प्रत्यावर्ती फ्लक्स से उत्पन्न भंवर धाराओं से प्रेरित भंवर धाराओं में उत्पन्न ताप में वे विद्युत शक्ति को भंवर धारा क्षति कहते हैं। जैसे आप करते हो फैराडे के नियम के अनुसार, ट्रांसफार्मर की कोर में क्या होता है, वाइंडिंग में तो विद्युत वागल पैदा होता है। होने के बाद किसके कारण, जैसे आपने बनाया, ये ट्रांसफार्मर की कोर हो गई, इस पर आपने क्या कर दी, वाइंडिंग कर दी, इस पर वाइंडिंग कर दी, ये कोर हो गई एक। अब इसके अंदर क्या पैदा हुआ, ये फ्लक्स पैदा हुआ। क्या हुआ, ये फ्लक्स जा रहा आपका, ये क्या है, फ्लक्स। अब फ्लक्स है, इस फ्लक्स की ये तो उत्पन्न की, कौन सी वाइंडिंग की, प्राइमरी वाइंडिंग पैदा की, सेकेंडरी के चालक छेदन करेंगे, ठीक है, तो इसमें विद्युत वागबल पैदा हो जाएगा सेकेंडरी में, ठीक है। लेकिन साथ साथ में कोर भी इसका क्या कर रही है, कोर भी स्थिर है, तो कोर भी क्या करेगी, फ्लक्स पैदा करेगी या विद्युत वागबल पैदा करेगी। तो ये कोर जो पैदा करती है, ये क्या करती है, अनावश्यक रूप से शक्तियों की खपत करती है। जो ये कोर पैदा करती है वो विद्युत वागबल या वो क्षति क्या कहलाती है, आपकी एडीकरण क्षति। क्या कहलाती है, एडीकरण क्षति, ठीक है, समझ में आ गया। जो कोर में पैदा होती है ये क्या कहलाएगी, आपकी हिस्टैरिस क्षति। यानी आपको पूछ ले, कोर में पैदा होने वाली क्षति जो मुख्य का
यानी मुख्य फ्लक्स का विरोध करती है वो क्या कहलाएगी, या मुख्य फ्लक्स से मुख्य विद्युत आगमन को या आउटपुट को कम करती है वो क्या कहलाएगी, स्टेरिसिटी, सॉरी एडी करंट स्थिति। ठीक है, तो इसका देखते हैं। ठीक हो गया। दूसरा है भंवर धारा हानियों को WE के द्वारा क्यों दर्शाए, भंवर धारा। हाँ, आपको पता है भंवर धारा में पहला वर्ड क्या है इंग्लिश का, E, तो हमने पहला वर्ड क्या उठाया, E। W बता ही दिया मैंने, वाट, और E कर दिया एडी करंट स्थिति। तो सूत्र हो गया BM का स्क्वायर, F का स्क्वायर, T का स्क्वायर। ये सूत्र हो गया BM का स्क्वायर, F का स्क्वायर, T का स्क्वायर। B क्या होता है, BM अधिकतम फ्लक्स करना, तो F क्या होता है फ्रिक्वेंसी, और T क्या होती है कोर की मोटाई। आप इस स्थिति को, एडी करंट स्थिति को कम करने के लिए कोर की जितनी मोटाई कम करोगे उतनी ही आपके लिए एडी करंट स्थिति का मान क्या कम होगा। ठीक है, और पतली करने के साथ इसको इंसुलेटेड भी होनी चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट WE क्या है, भंवर धारा हानि वाट में, BM अधिकतम फ्लक्स होना, तो पढ़ लिया हमने। ठीक है, इन हानियों को कम करने के लिए पतली पटलित लेमिनेटेड का प्रयोग करते हैं सामान्यतः। हाँ, और ये पूछ लिया आपको जो ट्रांसफार्मर की पत्तियाँ होती है उसकी मोटाई कितनी होती है, 0.35 से 0.5 या 0.26 होती है। ठीक है, 0.35 से 0.5 mm के बीच या 6 mm के बीच होती है। ठीक है, 0.5 mm या 0.6 mm के बीच। ठीक है। नेक्स्ट सती, दूसरा पॉइंट है ताम्र सती। जो ट्रांसफार्मर की ताम्र सती होती है, जो ट्रांसफार्मर होता है वो केवीए समता पर निर्भर करता है। तो केवीए का मतलब कोस फाई का मान होता है वो किसके कारण परिवर्तन होता है, ताम्र सती के कारण। तो चलो देखते हैं ताम्र सती। परिणाम मित्र में कुंडलित प्राथमिक एवं द्वितीयक सामान्यतः ताम्र तार की बनी होती है, इसलिए इसमें होने वाली वैद्युतिक सतियों को ताम्र हानि कहते हैं। या मान सकते हैं जो वाइंडिंग के कारण जितनी भी सतियाँ होती है, वाइंडिंग के कारण, ताम्र वाइंडिंग के कारण, कॉपर वाइंडिंग के कारण, वो सतियाँ कौन सी कहलाती है, ताम्र सती। प्राइमरी वाइंडिंग भी ताम्र की होती है, सेकेंडरी भी ताम्र की होती है। तो दोनों में जो सतियाँ का लॉसेस होगा वो क्या कहलाएगी, ताम्र सती, और दोनों का योग होके निकलेगी। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है ताम्र हानियाँ मुख्यतः लोड पर निर्भर करती है। आपको पूछ ले ताम्र सतिया किसके बढ़ने पर बढ़ती है, तो ताम्र सतिया लोड का मान बढ़ने पर बढ़ती है। किसका, लोड का मान बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है, दे रखा है ताम्र हानियाँ मुख्यतः भार या लोड पर निर्भर करती है, अर्थात परिवर्तन होती है, इसलिए इन्हें परिवर्तित हानियाँ भी कहते हैं। आपको ये पूछ ले कौन सी हानि को परिवर्तित हानि या अस्थिर हानि बोलते हैं। जो ताम्र सती होती है वो आपकी अस्थिर हानि, कौन सी, अस्थिर हानि होती है या परिवर्तित हानि होती है। और लोहा सती होती है वो नियत होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की कोर आपने बना दी, सिलिकॉन की मात्रा में लगी, उसके बाद आप उसमें कुछ ही करो नहीं बढ़ेगी। हाँ, सिर्फ फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो बढ़ेगी। वो कौन सी, फ्रिक्वेंसी, क्योंकि वो निर्भर फ्रिक्वेंसी पर करती है। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी घटेगी तो वो भी बढ़ेगी घटेगी। लेकिन जो आपके पास ताम्र सती होती है वो क्या होती है, लोड के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, इससे WC से, इसे समझते हैं WC से प्रदर्शित है। सती किस में होती है, वाटेज में। और जो ताम्र सती होती है उसका इंग्लिश का पहला वर्ड क्या होता है, ताम्र का क्या बोलते हैं, कॉपर। तो कॉपर का पहला वर्ड क्या हो गया, C। तो C हमने उठा लिया, रख लिया, तो WC के द्वारा व्यक्त कर दिया इसको। परिणाम मित्र में होने वाली ताम्र सतियों का निम्न सूत्र होता है, एक WC बराबर IP²RP प्राथमिक वाइंडिंग के द्वारा, IS²RS ये कौन सा, सेकेंडरी के लिए, कौन सा, द्वितीयक, ये किसके लिए, प्राथमिक। ठीक है, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये कौन सा, प्राथमिक भी उत्पन्न होगी, ये वाला, तो इसलिए हमने रख दी प्राथमिक वाइंडिंग। जैसे आपके पास दो प्रकार की वाइंडिंग है, एक दो, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, इसमें पैदा होगी वो क्या लिखेंगे, I²R, यहाँ पर P और ये भी P, इसमें पैदा होगी वो लिखेंगे I²R S। टोटल दोनों का योग करेंगे
तो इसकी सती का टोटल योग करेंगे तो हमारे पास टोटल ताम्र सती आ जाएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं और आगे क्या है। जहाँ IP प्राथमिक कुंडलन में धारा एम्पियर में, ठीक है, RP प्राथमिक कुंडलन में प्रतिरोध ओम में, IS द्वितीय कुंडलन में धारा एम्पियर में, RS द्वितीय कुंडलन में प्रतिरोध ओम में। ठीक है, 5वां पॉइंट है ताम्र हानियों को कम करने के लिए प्रेरणामित्र की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलन का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। ताम्र सतियों को कम करने के लिए प्रतिरोध का मान जितना कम होगा उतनी हमारे पास ताम्र सती का मान क्या होगा, कम होगा। यानी R का मान अधिक हुआ तो कॉपर सती का मान भी अधिकतम हो गया। जब R का मान क्या हो गया, कम हो गया, तो कॉपर हानि का मान भी क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, सूत्र क्या है हमारे पास इसका, C बराबर या WC बराबर I²R, क्योंकि प्रतिरोध तो नियत कर सकते हैं ना, प्रतिरोध तो नियत कर से वाइंडिंग कर दी तो वेबर वाइंडिंग करने के बाद प्रतिरोध तो फिक्स हो गया, लेकिन उसमें धारा का मान घटेगा ज़्यादा। लेकिन इसका मान जितना कम रहेगा, किसका, R का मान, उतनी ही कम हमारे पास ताम्र सती होगी। ठीक है, ठीक है, वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, जिससे आपको आने वाली वीडियो इससे भी अच्छी मिल सके। ठीक है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, धन्यवाद।